नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करने वाली हूँ हरियाणा में हुए बहुत ही दुखद हत्याकांड के विषय पर। मैं निधि चाणक्य आज आप सबके बीच एक ऐसे प्रकरण को लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। हरियाणा प्रदेश में एक 19 वर्षीय लड़की जो एक सामान्य परिवार से आती है, जिसके पिता मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। लड़की स्वयं भी पढ़ती थी और प्ले स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी। 11 अगस्त के दिन लड़की अपने दिनचर्या के हिसाब से पहले पढ़ाने जाती है, फिर वहां से वो अपने पिता को फोन करती है कि मैं आज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने जा रही हूँ, इसलिए आने में थोड़ा देर हो जाएगी। और जैसे ही विद्यालय की छुट्टी होती है, लड़की दूसरे विद्यालय पहुंचती है नर्सिंग बीएससी का फॉर्म भरने के लिए। काफी समय हो जाता है, लड़की घर नहीं पहुंचती है। लड़की घर नहीं पहुंचती है, लेकिन लड़की की मिस कॉल उसके पिता के फोन पर आती है। और जब उसके पिता फोन को तुरंत वापस करते हैं तो फोन वहां से स्विच ऑफ आता है। ये कहानी है हरियाणा प्रदेश की मनीषा की। जब लड़की तय समय पर घर नहीं पहुंचती है तो पिता परेशान होते हैं। पिता परेशान होने के बाद विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जाकर पिता देखते हैं कि वहां 3 लड़के बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 लड़कों ने नशा किया है, एक ने नशा नहीं किया है। पिता वहां पहुंचकर पूछते हैं कि क्या आपने मेरी लड़की को देखा है? तो उनके बेतुके जवाबों से पिता सहमत नहीं होते हैं और वो डायल 100 को बुलाते हैं। जब वो डायल 100 को बुलाते हैं तो होता क्या है, डायल 100 आने के बाद वो अपनी सारी बात डायल 100 वालों को बताते हैं। तो डायल 100 वालों की तरफ से जो जवाब आता है वो ये आता है कि आपकी बेटी या तो कहीं घूमने चली गई है या आपकी बेटी भाग गई है। सोचिए उस पिता के हृदय पर क्या गुजरी होगी जिसकी बच्ची नहीं मिल रही है और पुलिस की दलील आती है कि या तो आपकी बेटी भाग गई है या कहीं घूमने गई है। पिता ने कहा, क्या मैंने 100 आपके ये बेतुके बयान सुनने के लिए डायल की थी? खैर, जोर जबरदस्ती करने पर, पिता के जोर जबरदस्ती करने पर डायल 100 थोड़ा बहुत अपना काम करने का प्रयास करती है और वहां से वो कह देते हैं कि श्रीमान, आप थाने जाकर अपनी लड़की की गुमशुदगी लिखवाइएगा। पिता समय ज्यादा होने के कारण दूसरे दिन थाने जाते हैं। थाने जाकर वो सुबह से बैठे रहते हैं, शाम तक बैठे बैठे परेशान होकर, हार थक कर शाम को उनकी एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर लिखने के बाद लड़की को खोजने का प्रयास किया जाता है। 11 तारीख को लड़की खोई थी, 13 तारीख को लड़की का खेत से शव बरामद होता है। जैसे ही लड़की का शव मिलता है,
देखा जाता है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप के बाद हबसी यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने लड़की की गर्दन को काटा, लड़की के मुंह में तेजाब डाला और कथन अनुसार, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने देखा, लड़की की बच्चेदानी तक को निकाल दिया गया। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिस लड़की को आपने इतनी प्रताड़ना दी। लड़की का जब सब बरामद होता है तो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से सहमत ना होकर उसके पिता दोबारा पोस्टमार्टम करवाते हैं। 13 तारीख को लड़की का सब मिल जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है। सारी प्रक्रिया होने के बाद एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं जो आप सोच रहे थे उतना अच्छा नहीं कर पाई, मैं अपने जीवन में जो चाहती थी वो नहीं कर पाई, मैं ये सोचती थी, मैं वो सोचती थी। तमाम ऊल जलूल उस सुसाइड नोट में बातों को प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया। सोचिए एक सुसाइड करने जा रही लड़की क्या अपने साथ इतनी क्रूरता कर सकती है? अपने आप के मुंह पर तेजाब डाल सकती है, अपने गले को काट सकती है, अपनी बच्चेदानी को निकाल सकती है, फिर सुसाइड नोट लिख करके मर सकती है। सुसाइड नोट की फोटो कॉपी करा करके मरती है, क्योंकि पुलिस ने जो सुसाइड नोट बरामद किया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फोटो कॉपी है। कल्पना कीजिए हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार बचेंगी बेटियां, इस प्रकार पढ़ेंगी बेटियां। मनीषा के साथ हुए तमाम अत्याचारों पर, तमाम ऐसे जुल्म हुए उस बच्ची पर कि सुनकर और सोचकर आत्मा कांप जाती है कि एक लड़की जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, उसके साथ इस प्रकार का कृत्य होना कितना आपत्तिजनक है। क्या हमारे समाज में ये स्वीकार करने योग्य चीजें हैं जो हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं? और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं मानती हूँ वो है सिस्टम की। सिस्टम की गलती क्यों है? सिस्टम की गलती इसलिए है कि सिस्टम तब सक्रिय होता है जब अपराध हो जाता है। पहले सिस्टम अपराध होने तक ये देखता है कि अभी तक अपराध हुआ ही नहीं। अगर 11 बजे ही थोड़ा सा सक्रियता दिखाई जाती, 11 तारीख को ही अगर सक्रियता दिखाई जाती, 11 अगस्त को, तो हो सकता है कि लड़की जिस दयनीय स्थिति में मिली है उस स्थिति में ना मिली होती। बाद में कैंडल मार्च निकालना, बाद में किसी को सस्पेंड करना, किसी को निलंबित करना, यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, किसी को हटाना, ट्रांसफर करना, निलंबित करना किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। आप तो फिर भी जिंदा हैं, आप आगे चल करके फिर से लाइन हाजिर होकर के फिर से कार्य पर चले जाएंगे। लेकिन सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उनके हजारों अरमान थे, और किसी नरभक्षी ने एक लड़की की असमत से ऐसे खेला कि पूरा समाज तार तार हो गया। लड़कियां आजकल एक खिलौना बनकर रह गई हैं जो वस्तु की तरह इस्तेमाल होती हैं। बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, बच्चियों के साथ इतना गंदा कृत्य किया जाता है। सोचिए उस लड़की की क्या गलती थी जो पढ़ने के लिए गई थी, उसको पकड़ के आपने उसका गैंगरेप किया, उसको आपने जलाया, तेजाब डाला,
वो आपने गला उसका काटा और आपने इसको झाड़ियों में फेंक दिया। ऐसी अनेकों अनेक मनीषा रोज कहीं ना कहीं शिकार होती हैं, उनके साथ गलत काम होता है, लेकिन सही निर्णय न लेने के कारण, अपराधियों में खौफ न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सजा का जो प्रावधान है वो ऐसा प्रावधान रखा गया है जिसमें आदमी को सजा से ज्यादा वहां पर रहने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपनी भारत सरकार की न्याय प्रणाली से ये कहना चाहूंगी, अगर आप क्राइम रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी थोड़ी सी सजा में परिवर्तन लाइए। आप सजा में परिवर्तन लाएंगे, अपराधियों को तुरंत की तुरंत सजा मिलेगी, तो शायद क्राइम थोड़ा कम हो जाए। आशा है आपको हमारी कही बातें समझ आई होंगी, और जो बच्ची के साथ हुआ उसके लिए हम सब आवाज उठाएं, ताकि आगे ऐसी कोई मनीषा दोबारा फिर किसी नरभक्षी का शिकार ना हो। मिलते हैं किसी और दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।